हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लेट्स लर्न विद निधि में। आज से मैं यूपी द्वारा आयोजित पेट परीक्षा के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और अदर वन डे एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट वाइज जो है पेट का सिलेबस कवर करते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए उस पर आधारित विभिन्न प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन लेते हुए उसका एक्सप्लेनेशन करते हुए वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अर्थशास्त्र का अध्ययन हम क्यों करते हैं? तो सरल भाषा में एक विषय के तौर पर अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों व असीमित आवश्यकता के मध्य संतुलन स्थापित करता है। इसे ही अर्थशास्त्र कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान है, तो हमारा उत्तर होगा कि अर्थशास्त्र ना ही कला है न विज्ञान है, या अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान है। संसाधन, अब अर्थशास्त्र के फैक्टर्स देखेंगे। तो अर्थशास्त्र के फैक्टर्स क्या हैं? अर्थशास्त्र का आधारभूत लक्षण क्या है? संसाधन जो हमारी प्रकृति में होते हैं वो सीमित होते हैं, हमारी आवश्यकताएं अनंत होती हैं और इन संसाधनों का हम अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा संतुलित करते हुए इन संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग, मतलब भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए हम इसका यूज़ करें। यही 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अर्थशास्त्र की। सामान्यतः अर्थशास्त्र के वर्गीकरण 1 या 2 टाइप से लोग बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक्स में जब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने अच्छे अच्छे पॉइंट्स को कवर करते हुए उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो पहला जो है वो नॉर्मल जो सभी बताते हैं क्लासिफिकेशन, वो है अर्थशास्त्र जो है 2 टाइप का है। एक है मैक्रो इकोनॉमी, दूसरा है माइक्रो इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है? जैसे हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के आर्थिक चरों का परीक्षण समग्रता के आधार पर किया जाता है, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब जो एग्रीगेट फॉर्म में जिसका मतलब जो एग्रीगेट फॉर्म में जिसका अध्ययन किया जाता है उसे मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। समझने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। मैक्रो इकोनॉमी किसे कहते हैं? जब समग्रता के आधार पर किसी चीज़ का विश्लेषण या अध्ययन किया जाता है एग्रीगेट फॉर्म में, तो उसे मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। और माइक्रो किसे कहते हैं? ये किसी बड़ी चीज़ के को थोड़ा पार्ट में डिवाइड करते हुए, मतलब छोटी चीज़ों को इकाई के आधार पर जो अध्ययन करते हैं उसे माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं। और मीज़ो इकोनॉमी किसे कहते हैं? जब मैक्रो और माइक्रो दोनों के लक्षण आते हैं तो उसे मीज़ो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जब हम किसी आर्थिक निकाय का अध्ययन माइक्रो और मैक्रो दोनों आधार पर करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी जब उदाहरण देखेंगे तो हमें इसका अंतर पता लग जाएगा। तो कौन से है, जैसे बजट है, बजट जो प्रस्तुत किया जाता है, नियोजन है, मुद्रास्फीति है, मौद्रिक नीति है, जो भी बड़े बड़े टर्म्स हैं बजट में, कोई एक छोटी सी चीज़ बजट नहीं है। इसके अंदर आय व्यय राजकोषीय घाटा, बजटीय घाटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो ये एग्रीगेट फॉर्म में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो होता है समष्टि अर्थशास्त्र। और जब इकाई वार अध्ययन किया जाता है तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसमें इसका उदाहरण, एक फेमस उदाहरण है, उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन जब करते हैं तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये छोटी चीज़ है। तो इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा जाएगा। और मुद्रास्फीति क्या है यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मुद्रास्फीति जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र का जो है उदाहरण है। तो मुद्रास्फीति ये है जब हम कहते हैं कि भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई, मतलब आजकल तो पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है, मतलब वैल्यू जो है घट गई है। अब 100 रुपये में बहुत कम चीज़ें मिलती हैं, पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते थे। तो यहाँ पर मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रा के मूल्य में कमी और जो है चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, मतलब वस्तु और सेवा के मूल्य में वृद्धि। ऐसी स्थिति जो है इन्फ्लेशन कहलाती है, मुद्रास्फीति। फिर
अब ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं माइक्रो मैक्रो। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वैत अर्थव्यवस्था का उदाहरण क्या है। तो द्वैत अर्थव्यवस्था क्या है? जब हम जब जहाँ किसी देश की अर्थव्यवस्था परंपरागत अर्थव्यवस्था भी हो और मॉडर्न अर्थव्यवस्था भी हो, तो उस अर्थव्यवस्था को द्वैत अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है कि परंपरागत अर्थव्यवस्था कहता है, जैसे कुछ भ्रांतियाँ हैं कि चंदा मामा कहलाता है, तो आधुनिक अर्थव्यवस्था कहेगा ऐसे कैसे मामा कहलाता है। उस पर आधुनिक अर्थव्यवस्था जो है वो इसरो इस पर सर्च करेगा कि उसको चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं। कोई खुदाई करेगा, कोई शोध करेगा, तो ये आधुनिक अर्थव्यवस्था है, मतलब इसकी सोच मॉडर्न है। परंपरागत अर्थव्यवस्थाओं में रूढ़िवादिता है थोड़ी, तो ये दोनों जब मिक्स होता है तो वहाँ की द्वैत अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें एक ही साथ आधुनिक और पिछड़ी अर्थव्यवस्था दोनों का लक्षण मौजूद हो, उसे डुअल इकोनॉमी कहते हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था डुअल इकोनॉमी का उदाहरण है। मतलब जहाँ पर बेरोज़गारी ज़्यादा है, जहाँ पर बेरोज़गारी ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, वो सारे उदाहरण जो हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं द्वैत अर्थव्यवस्था में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आर्थिक पक्ष आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र के विषय में संबंधित नहीं है। आपूर्ति पक्ष, यहाँ पर क्वेश्चन ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये मॉडर्न टाइप की अर्थव्यवस्था है, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर मॉडर्न टाइप की अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पर कौन अर्थशास्त्री संबंधित नहीं है? तो आर्थर लॉरफर जो है वो संबंधित हैं, रोनाल्ड रीगन संबंधित हैं, अमेरिका के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर। मार्गरेट थ्रैचर जो हैं वो संबंधित थे, मार्शल जो हैं ये संबंधित नहीं थे आपूर्ति पक्ष के अर्थशास्त्र, क्योंकि इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब यहाँ पर आर्थिक प्रणाली के आधार पर सभी को पता है 2 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है जनरली। सामाजिक अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर जो है इसमें उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है, और यह लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कल्याण स्तर को अधिकतम करने के लिए कार्य करती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। जबकि पूंजी अर्थव्यवस्था कैसी है? यह है आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूरी तरह से बाजार का नियंत्रण होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है। यहाँ पर केवल और केवल लाभ पर ध्यान दिया जाता है, लोगों के कल्याण को ध्यान न रखते हुए केवल कंपनियाँ जो हैं वो प्राइवेट कंपनियाँ अपना लाभ देखती हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। और भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके उत्पादन के साधनों पर राज्य और बाजार दोनों का नियंत्रण है, राज्य और बाजार दोनों का नियंत्रण है। फिर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस आधिकारिक दस्तावेज में यह घोषित किया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है? तो यह पहली औद्योगिक नीति आई थी 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और उसके 1 साल बाद आई पहली औद्योगिक नीति। इसी के दस्तावेज में यह बताया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। फिर अब अर्थव्यवस्था की जो 3 और क्लासिफिकेशन है ये भी हम जानते हैं, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। अब कैसे हम जानेंगे विकसित, विकासशील, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो विकसित अर्थव्यवस्था पता ही है, यहाँ पर जो है कृषि क्षेत्र का योगदान के आधार पर अगर हम देखते हैं तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का अधिकतम योगदान रहता है। विकासशील में जो है वो मध्यम योगदान रहता है और कृषि क्षेत्र का, और विकसित में जो है विकसित अर्थव्यवस्था में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान न्यूनतम होता है। विकसित जो होता है अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक होता है। तो यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था अगर देखा जाए तो जितने भी विकासशील देश हैं उसमें ये एक विकसित अर्थव्यवस्था है। ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। पूरी तरह से विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, विकासशील है, लेकिन अगर विकासशील देशों में देखा जाए तो इसकी सिचुएशन अच्छी है। इसमें कहा जा सकता है कि विकासशील देशों में यह एक विकसित अर्थव्यवस्था है। अब जो वर्गीकरण है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसमें है कि विश्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, आईएमएफ द्वारा जो है इन सब संस्थाओं द्वारा वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, किस आधार पर किया गया है, ये देखते हैं। तो विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2017 से जुलाई 2017 से विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का
प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, किस आधार पर विश्व बैंक ने किया? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम के आधार पर एक क्लासिफिकेशन किया। कितने पार्ट में? चार पार्ट में। सॉरी, प्रति व्यक्ति आय को कहते हैं पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर। तो इसमें 4 पार्ट्स हैं। निम्न आय समूह वाली अर्थव्यवस्था, निम्न आय समूह वाली अर्थव्यवस्था, और निम्न मध्यम आय समूह वाली अर्थव्यवस्था, उच्च मध्यम आय समूह वाली अर्थव्यवस्था, और उच्च आय वर्ग की अर्थव्यवस्था। मतलब पार्ट इसके कितने हैं? एक है निम्न, पूरी की पूरी निम्न, एक पूरी की पूरी उच्च, और जो बीच में 2 हैं वो मध्यम हैं, मध्यम, और एक को निम्न मध्यम और एक को उच्च मध्यम में डिवाइड किया गया है। तो भारत कौन सी है? निम्न मध्यम आय समूह वाली अर्थव्यवस्था है। अब किस आधार पर हम जानेंगे? तो जुलाई 2020 के अनुसार एक पैमाना रखा गया, मानक रखा गया कि $1036 से कम प्रति व्यक्ति आय वाली अर्थव्यवस्था जो है वह है निम्न आय समूह वाली अर्थव्यवस्था, और निम्न मध्यम आय समूह वाली अर्थव्यवस्था $1036 से $4,045 तक प्रति व्यक्ति आय की अर्थव्यवस्था जो है वह निम्न मध्यम आय समूह वाली अर्थव्यवस्था है, जो कि भारत की है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो यह निम्न मध्यम आय समूह वाली अर्थव्यवस्था है। उच्च मध्यम आय समूह वाली है 4,046 से $12,535, और उच्च आय वाली जो है वो $12,535 से ऊपर की है। तो ये है विश्व बैंक द्वारा जो है ये क्लासिफाइड है 4 टाइप की, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर। फिर है चक्रीय अर्थव्यवस्था, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था का मूल्य उद्देश्य उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि जो उत्पादन की जीवन चक्र को विस्तृत कर अन्य मदों में इसके उपयोग को बढ़ावा देना है। जो भी अपशिष्ट हैं, जो भी बेकार हो गया, हमारी यूज़ का नहीं है, वो हम किसी और चीज़ में फिर से उसका रिसाइकलिंग करके यूज़ करते हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था चक्रीय अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल छोटा सा कि हम अगर ब्रश से दांत साफ करते हैं, फिर ब्रश जो है ख़राब हो जाता है, फिर उस ब्रश का यूज़ हम बाल कलर करने में कर लेते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं उसका रिसाइकिल, उसका यूज़ होता रहता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो है वो चक्रीय अर्थव्यवस्था है। फिर है अर्थव्यवस्था का अगला वर्गीकरण है IMF द्वारा। ये कितने पार्ट में है? विश्व बैंक द्वारा भी 4 पार्ट में था, ये भी 4 पार्ट में है। यहाँ पर जो है इसमें ढेरों क्वेश्चन बनते हैं इस पर। IMF द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है, पहली दुनिया का देश, दूसरी दुनिया का देश, तीसरी दुनिया का देश, चौथी दुनिया का देश। तो भारत कौन सा है? भारत है तीसरी दुनिया का देश, थर्ड है ये। तो पहली दुनिया का देश भाई क्यों कहते हैं पहली दुनिया का देश? किसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी होती है? वो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, विकसित अर्थव्यवस्था होती है, लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है, उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होता है। मतलब सारी अच्छी चीज़ें जहाँ पर अर्थव्यवस्था एक अच्छी हो सकती है, वो पहली दुनिया का देश कहलाता है। फिर है निम्न में से पहली दुनिया के देशों की विशेषता नहीं है। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली है और यहाँ पर अब हम एलिमिनेट कर सकते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था होती है, उच्च जीवन स्तर होता है, अनुकूलतम संसाधनों का प्रयोग करते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं होती है। तो ये आंसर उसका सही हो जाएगा। फिर है दूसरी दुनिया का देश के मतलब इसके एग्जाम्पल कोई है भी? तो ये पहले USSR जब था 1990 से पहले, तब ये दूसरी दुनिया का देश कहा जाता था। आज के टाइम पे इसका कोई सैद्धांतिक तौर पर उदाहरण नहीं है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके लक्षण क्या हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, मतलब कि यहाँ पर लोगों के कल्याण पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, यहाँ पर राज्य का कंट्रोल होता है। विकसित अर्थव्यवस्था होती है, मतलब यहाँ पर 2 तरह की बात की गई है कि लोगों का कल्याण भी, और विकसित अर्थव्यवस्था मतलब अपना लाभ भी देख लेते हैं, और लोगों का उच्च जीवन स्तर भी, और उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग भी हो जाता है। मतलब सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये है दूसरी दुनिया का देश। इसका कोई उदाहरण नहीं है क्योंकि ऐसे अर्थव्यवस्था चलाना बहुत ही कठिन है। फिर है तीसरी दुनिया का देश जो है वो हमारा भारत इसी में आता है, क्योंकि यहाँ की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, निम्न जीवन स्तर है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? यहाँ का जीवन स्तर कैसा है? ना उच्च है ना मध्यम है, यहाँ का निम्न जीवन स्तर है। उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग अभी यहाँ पर नहीं है, होना शेष है।
ये स्टेटमेंट में आ सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि उपलब्ध भारत में जो मतलब तीसरी दुनिया का देश है, यहाँ पर उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होना शेष है। फिर है चौथी दुनिया का देश, तो ये है अर्थव्यवस्था की प्रकृति का ज्ञान नहीं है इसका, ये बिल्कुल धराशायी अर्थव्यवस्था है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, अति निम्न जीवन स्तर है, उपलब्ध संसाधनों का बोध ही नहीं है कैसे संसाधन यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स पढ़े उन पर बेस्ड या कुछ नए क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट से मैंने नोट किए हैं वो आपके सामने रख रही हूँ। तो पहला है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, तो इसमें हमें पता है, इसीलिए मैंने ऑप्शन नहीं रखा है। सार्वजनिक और निजी उद्योग, सार्वजनिक भी है, गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है, प्राइवेट कंपनियों का भी कंट्रोल है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंतर्गत आती है, भारत की है। अब यहाँ पर क्षेत्र देख लेते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, जो भी प्रकृति के संसाधन हैं वो सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे पशुपालन, कृषि, वन, मत्स्य पालन, तो यहाँ पर सभी हैं प्राथमिक क्षेत्र। और जो प्रकृति के संसाधनों का यूज़ करते हुए हम उद्योग लगाते हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। यहाँ पर बिजली है, गैस है, जैसे अगर हम कहेंगे पानी, जल, तो जल हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, उसका यूज़ करते हुए हम बिजली बनाते हैं। जैसे हो गया कोयला, तो कोयला हो गया प्राथमिक क्षेत्र, कोयले का यूज़ करते हुए बिजली बनाते हैं, तो ये हो गया द्वितीय क्षेत्र। तो बिजली, गैस, लौह अयस्क, ये सभी जो है अयस्क जो है वो खनिजों से प्राप्त होते हैं, तो ये लौह अयस्क ये सभी जो है द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में जो है सेवा क्षेत्र के चीज़ें आती हैं जो भी सर्विस वाली होती हैं। और ये विकसित अर्थव्यवस्था की यही विशेषता है कि यहाँ पर जो है तृतीय क्षेत्र का योगदान ज़्यादा होता है। यहाँ पर परिवहन बढ़िया होता है, व्यापार अच्छा होता है, डाक सेवा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तृतीय क्षेत्र में आती हैं। फिर है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है, ये हमें पता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इन्होंने अपनी जो है वो राष्ट्रीय आय का अनुमान कितना लगाया था, कितनी बताई थी, प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी दादा भाई नौरोजी ने। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। राष्ट्रीय आय का विश्व में सबसे पहले प्रयोग किसने किया, साइमन कुजनेट्स ने किया था। राष्ट्रीय आय का विश्व में सबसे पहले, भारत में तो दादा भाई नौरोजी ने अनुमान लगाया था, लेकिन सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो कुजनेट्स ने किया था, कुजनेट्स। और यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शामिल हैं कौन से विषय शामिल हैं, अंतरिक्ष में स्थित उपग्रह भी शामिल हैं, घरेलू जलयान या वायुयान भी शामिल हैं। हम लोग सकल घरेलू उत्पाद का मतलब समझ लेते हैं कि केवल भौगोलिक सीमा, ज़मीन की सीमा, मतलब किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर निर्मित उत्पाद जो हैं वो सकल घरेलू उत्पाद में आते हैं। लेकिन यहाँ पर घरेलू जलयान, वायुयान, अंतरिक्ष में स्थित उपग्रह हैं, हमारे होने चाहिए, हमारे देश के। विदेशों में स्थित दूतावास, जो हमारे दूतावास हैं विदेशों में, वो ज़रूर विदेशों में हैं, लेकिन वो उन पर हमारा ही अधिकार है, तो ये सभी जो है सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होते हैं। अब सकल घरेलू उत्पाद किस आधार वर्ष पर इसका मापन किया जाता है, जीडीपी का, तो ये 2011-12 के आधार वर्ष पर इसका मापन किया जाता है। अंतिम मूल्य क्या है, अंतिम मूल्य है बाजारी मूल्य, मतलब जैसे हम कोई उद्योग लगाते हैं तो हमारा लागत मूल्य कम होता है, दूसरा होता है, और जो हम मतलब व्यापारी को देते हैं, व्यापारी ख़रीदता है, उसका मूल्य दूसरा होता है। और जब हम बाज़ार में टैक्सेस ऐड करके और कई मतलब अपना मूल्य बढ़ाकर जब हम एमएसपी पर उसको बाज़ार में भेजते हैं तो वो उपभोक्ता के लिए अंतिम मूल्य हो जाता है, क्योंकि उपभोक्ता लागत मूल्य पर आपकी वस्तु नहीं खरीदता है, बाज़ार मूल्य पर खरीदता है। तो यह हुआ अंतिम मूल्य, बाज़ारी मूल्य। अब आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक, हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो कहा जाता है वो जेएम केन्स को कहा जाता है, जेएम केन्स को कहा जाता है। इनकी बुक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये है जेएम केन्स की बुक, इम्पॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था की किस शाखा के अंतर्गत आर्थिक निकायों का विश्लेषण इकाई वार किया जाता है, हम लोगों ने पढ़ा है, यूनिट वाइज जो है व्यष्टि माइक्रो इकोनॉमी में किया जाता है, इकाई वार अध्ययन।
विश्व बैंक द्वारा आय के आधार पर पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में, वही उच्च निम्न वाला। और किस वर्ष में विश्व बैंक द्वारा आय के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया गया? जुलाई 2017 में किया गया है। जुलाई 2017 में ये भी पढ़ा है हम लोगों ने। विश्व बैंक द्वारा आय के आधार पर वर्गीकृत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत कौन सी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है? तो ये आता है निम्न भी है, मध्यम है, आय समूह वाली अर्थव्यवस्था। संसाधनों का पुनर्चक्रण, हम लोगों ने चक्रीय अर्थव्यवस्था पढ़ी है, तो इसमें है संसाधनों का पुनर्चक्रण व नवीनीकरण किस अर्थव्यवस्था में होता है? चक्रीय अर्थव्यवस्था में होता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में किन घटकों का अध्ययन किया जाता है? तो समष्टि मैक्रो है। मौद्रिक नीति का अध्ययन किया जाएगा क्योंकि उत्पादन, मांग, पूर्ति, उपभोक्ता, ये सब छोटी चीज़ें हैं, ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमी में चली जाएंगी। फिर है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य बिंदु स्थिरता के साथ समृद्धि था? तो यह है चौथी में। पहली में कृषि है, दूसरी में उद्योग है, तीसरी में कृषि उद्योग दोनों हैं, और चौथी में क्या है? स्थिरता आ गई। जब कृषि और उद्योग दोनों डेवलप हो गए तब क्या हो गया? स्थिरता आ गई। मुख्य बिंदु जो है स्थिरता के साथ क्या हो गया? समृद्धि। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में इसका मुख्य बिंदु था। किस संस्था द्वारा रोजगार विहीन समृद्धि, अगर कहीं वृद्धि समृद्धि हो रही है और उस देश में न रोजगार है और ना ही भविष्य का कुछ ध्यान में रख के किया जा रहा है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो है नकारात्मक इसको मान लिया गया है। ये निगेटिव इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है। तो ये किसने कहा है? ये किस संस्था ने कहा है? ये यूएनडीपी ने कहा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैम का फुल फॉर्म क्या है? जनधन आधार मोबाइल। निम्न में से औद्योगिक क्रांति 4.0 का केंद्र नहीं है? सैन फ्रांसिस्को है, टोक्यो है, बीजिंग है, दिल्ली नहीं है। और किस औद्योगिक क्रांति को डिजिटल क्रांति कहा जाता है? तो औद्योगिक क्रांति 4.0 को ही हम डिजिटल क्रांति कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक जो है, नेशनल हाउसिंग बैंक, किसके अंडर में है? यह है भारतीय रिजर्व बैंक के अंडर में, पूर्ण स्वामित्व वाली है। यदि एक दी गई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी कर दी जाएं, कीमतें तथा मौद्रिक आय जब दोनों दोगुनी हो जाएंगी तो वास्तविक आय जो है हमारी अपरिवर्तित रहेगी। और 1991 में, ये हमारे सिलेबस में है टॉपिक, 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति कौन सी है? तो उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन, वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन, ये सभी इसमें आती हैं, इसलिए उपरोक्त सभी होगा। इस पर भी अलग से वीडियो में मतलब फर्दर वीडियो में बनाऊंगी। भारत सरकार द्वारा योजना और गैर योजना व्यय, योजना जब कोई बनाती है उसमें क्या व्यय है और गैर योजना में व्यय के बीच जो अंतर है वो कब समाप्त किया गया? 2017 में समाप्त किया गया। बैंक दर क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार पेट में। बैंक दर क्या है? तो जो केंद्रीय बैंक आरबीआई है उसके द्वारा जो ली जाने वाली आधिकारिक ऑफिशियल जो मतलब ब्याज दर है वो है बैंक दर। राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये 14 अप्रैल 2016 में की गई। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियां के बीच अंतर, मतलब कितनी प्राप्तियां हैं और माइनस व्यय, कितना हमारा खर्चा हुआ, उसे क्या कहते हैं? ये है बजटी घाटा, बजट का घाटा। तो ये रही आज की इकोनॉमिक्स की क्लास। ये आज स्टार्टिंग है तो थोड़ा टफ, थोड़ा इजी मिक्स करके हमने थोड़ा पॉइंट डिस्क्राइब करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।